देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है। जिस धरती को धर्म का सूरज देता नया प्रकाश है। जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है। जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है। इस धरती ने मानवता की फैलाई मृदुहास है। इस धरती ने मानवता की फैलाई मधुहास है। फैलाई मधुहास है। वह है भारतवर्ष की जिसने ज्योति जलाई ज्ञान की। वह है भारतवर्ष की जिसने ज्योति जलाई ज्ञान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान के। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान के। वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। मुनि वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान हित सारे जग में भ्रमण किया। ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान हित सारे जग में भ्रमण किया। विश्व वंद्य कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। विश्व वंद्य कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। सारे जग ने नमन किया। वही भूमिका फिर बननी है ऋषियों की संतान की। वही भूमिका फिर बननी है ऋषियों की संतान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान के। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। आशा, उत्साह, साहस, धैर्य, निरंतर सक्रियता और तन्मयता भरा पुरुषार्थ आज हमारे बीच अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब उपस्थित हैं, जिनके नेतृत्व में आज पूरे विश्व का युवा के जीवन में सकारात्मक चिंतन आया और वह मिशन की विचारधाराओं से जुड़ा। आज हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके आदर्श भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के का जितना भी जीवन आपने देखा, आपके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पूरे विश्व में, पूरे देश में कार्य कर रहा है। आज हम डॉक्टर साहब को यहाँ उपस्थित देखकर बड़े ही प्रफुल्लित हैं। निवेदन करते हैं कि वो आएँ और हम सबको आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करें। गायत्री मंत्र में 3 चरण हैं। ओम भूर्भुवः स्वः एक जो पहला चरण है,
वो तो व्याहति है। उसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यम पहला, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा, धियो यो न प्रचोदयात् तीसरा। भर्गो देवस्य धीमहि के माध्यम से हम भर्ग को, तेज को, सूर्य के तेज को धारण करते हैं, अर्थात तेजस्विता का वर्ण करना, अपने जीवन में वर्ण करना। वर्ण करें तो अच्छाई को, पॉजिटिविटी को, वर्ण करें तो श्रेष्ठता का, तेजस्विता का। कभी भी नेगेटिविटी का वर्ण न करें, कभी भी छोटी चीज़ का वर्ण न करें, करें तो ऊंचे से ऊंची चीज़ का। भर्गो देवस्य धीमहि, हम देवत्व की ओर बढ़ें। हम मनुष्य हैं तो मनुष्यत्व से देवत्व की ओर, ये दूसरा संदेश हमको मिलता है। देवत्व की ओर बढ़ना और देवत्व की ओर बढ़कर धरती पर स्वर्ग की रचना करना, घर में भी वातावरण वैसे ही बनाना, परिवार में भी वातावरण ऐसा बनाना, ये दूसरा है। और तीसरा है धियो यो न प्रचोदयात्, संग छद्वम समदध्वम संभो मनान से जानता। हम सब साथ साथ चलें, एक साथ चलें, हम सब श्रेष्ठ व्यक्ति एक साथ चलें। आज इसी का अभाव है। बहुत सारे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं समाज में, दुनिया में, पर वो एक साथ नहीं चल पा रहे हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, शक्ति बिखर रही है। तो शक्ति का एकीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदुत्व के विस्तार के लिए, भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब उसी दिशा में काम करी शक्तियाँ एक साथ मिलें। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंद्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए हमारे प्राणवान शिक्षक भाइयों बहनों, हमारे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से जुड़े हुए सभी देवतुल्य भाइयों, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हमारा शांति कुंज का जो प्रकोष्ठ है उससे जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं सभी उपस्थित हमारे कार्यकर्ता भाइयों। गीता मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि गीता मुझे ऐसा लगता है कि गीता से बढ़िया मार्गदर्शक कोई ग्रंथ किसी व्यक्ति के लिए जीवन में नहीं है। गीता में एक श्लोक है जो आप सब जानते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, की श्लोक जिसको कहा जाता है कि कुंजी वाला श्लोक। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादी माम त्वं प्रपन्नम। ये अर्जुन का जवाब है। अर्जुन का जवाब है भगवान कृष्ण की लताड़ के बदले में। भगवान कृष्ण ने क्या लताड़ लगाई है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में देते हैं। क्लैब्यम माँ स्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। क्लैब्यम, ये तुझे क्लीवता शोभा नहीं देती। क्लैब्यम माँ स्मगम, ये तेरे को इसको वर्ण नहीं करना चाहिए। क्लीवता को, नपुंसकता को, नेगेटिविटी को, नीचे जाने की प्रक्रिया को वर्ण नहीं करना चाहिए। क्लैब्यम माँ स्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, ये तुझे शोभा नहीं देती। न एतत्त्वयि, न यह तुझे नहीं, उपपद्यते शोभा नहीं देती। शोभा देना नहीं, उपपद्यते न एतत्त्वयि उपपद्यते। उसके बाद वो कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हृदय की शुद्धता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़ और इसको संकीर्णता को छोड़ करके, संकीर्ण मन को छोड़कर तू आगे बढ़। उनको एक और संगम, उसको धनंजय करके उपाधि देते हैं। धनंजय यानी जो व्यक्ति जो न तो उपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। परंतप यानी शत्रु विनाशकारी। परंतप का मतलब होता है शत्रु विनाशकारी। अपने अंतर जगत में छाई हुई दुर्बलताओं को नाश करना, ये भी शत्रु विनाशकारी। केवल बाहर के शत्रु नहीं, अंतर जगत के शत्रु, शुद्रता, आलस्य, प्रमाद, चीज़ों को टालने की वृत्ति,
ये सब के सब हमारे अंदर जगत के शत्रु हैं। तो ये जो परंतप जो शब्द यूज़ किया भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को, वो अपने अंदर की दुर्बलताओं को नष्ट करने वाले के कारण, क्योंकि वो उसने अपने अंदर हृदय की शुद्धताओं को नष्ट किया है, पर उसको बार बार बाहर के दुश्मन दिखाई पड़ते हैं। तो उसको बार बार वो कहते हैं पहले अपने अंदर की दुर्बलताओं को छोड़, पहले अपने अंदर की दुर्बलताओं को छोड़। इसलिए फिर काम वासना पे आते हैं, फिर उसकी फिर अंदर के आलस्य के ऊपर आते हैं, दुर्गुणों पे आते हैं, अन्य चीज़ों पे आते हैं, जो हम सब के लिए एक टेक्स्ट बुक है गीता। मैंने ये श्लोक शुरू में क्यों लिया? मैंने ये श्लोक शुरू में लिया कि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ये तुम्हें शोभा नहीं देता, न एतत्त्वयि उपपद्यते। हमारी भारतीय संस्कृति की परिभाषा यदि की जाए तो वह काम जो किया जाए और शोभा दे वो संस्कृति के अनुकूल, वह काम जो किया जाए वो संस्कृति के अनुकूल ना हो वो संस्कृति के विपरीत है, वो हमें शोभा नहीं देता, हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? पाश्चात्य सभ्यता की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें शराब पी के सरेआम नहीं घूमना चाहिए, हमें व्यसनों में लिप्त नहीं होना चाहिए, हमें सरेआम झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें सभ्यता के नाम पर दुनिया भर का दिखावा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये सभ्यता में आती। हमारे यहाँ दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता शिक्षा से पैदा हुई है और संस्कृति विद्या से पैदा हुई है। सभ्यता और संस्कृति ये जब दोनों के मतलब समझ लिए जाएंगे तब समझ में आ जाएगा कि आज विद्यालयों की, स्कूलों की और जो हमारे महाविद्यालय हैं, इन लोग इनकी किस सीमा तक हमको कैसी आवश्यकता है। इन विद्यालयों में आप सब विद्यालयों के प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, आप सब जानते हैं कि विद्यालयों की संख्या कितनी बड़ी संख्या में अपने देश में है, पढ़ने वाले कितनी बड़ी संख्या में अपने देश में हैं। आज ही हम संस्कृत ज्ञान परीक्षा के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और आज ही एक IAS के एग्ज़ाम की रिज़ल्ट आया है। आपने देखा होगा कि आपके IIT कानपुर से ही IITian है लड़का गौरव अग्रवाल, जिसने जयपुर में जो IPS ऑफिसर था, जिसने जयपुर से एग्ज़ाम दिया था, वो सेकंड अटेम्प्ट में IAS में टॉप किया है उसने, 350 में से 348 मार्क्स ला करके। यानी एक ऐसा परीक्षा का स्वरूप भी है हमारे सामने जिसमें हम सबसे उच्च प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं। कानपुर उसमें इन्वॉल्व है क्योंकि IIT कानपुर का लड़का है। और परीक्षा जो है वो आदमी की किस चीज़ को जज करती है? आदमी की योग्यताओं को जज करती है, आदमी के अंदर के मूल्य, जितनी भी श्रेष्ठताएं हैं, अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, सद्गुण हैं, उन सबका मूल्यांकन करती है कि नहीं करती, मुझे नहीं मालूम मित्रों। क्योंकि आज के इंटरव्यू, मैंने अपने ज़माने में भी इंटरव्यू दिए हैं और इंटरव्यू देने के बाद मुझे ऐसा पता चलता है कि इंटरव्यू में पूरा संपूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाता। मूल्यांकन होता है व्यक्ति के जीवन से, व्यक्ति जीवन कैसा जी रहा है, जीवन जीने की कला किसी के जीवन में उतरी कि नहीं। जीवन जीने की कला जिसके जीवन में उतरी है उसको न एतत्त्वयि उपपद्यते शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मित्रों ये जो लाइन है न एतत्त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, इसमें मैंने करीब 10-12 व्याख्यान दिए हैं, हर अलग अलग विषय लेके, अलग अलग एक ही लाइन पे, इसी एक लाइन पे। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अपनी विद्वत्ता बता रहा हूँ, मतलब ये बता रहा हूँ कि ये विषय इतना अनुकूल है आज कि मनुष्य होने के नाते, मानवीय गरिमा के नाते हम लोगों के दायित्व क्या है, इसको हम लोग क्यों भूल जाते हैं। मानवीय गरिमा के दायित्व को अनुभव करके उनके अनुकूल जीवन चलना, उनके अनुकूल अपने आचरण को करना, ये शोभा देता है मनुष्य को। मनुष्य किस लिए आया इस धरती पर? धरती को सुंदर बनाने के लिए। मनुष्य किस लिए आया इस धरती पर? धरती को व्यवस्थित बनाने के लिए। मनुष्य किस लिए आया इस धरती पर? परमात्मा की इस धरती में परमात्मा का सहयोगी बनकर इसको, धरती को और सुंदर बनाने के लिए। कुछ फव्वारे खिल रहे थे तो भगवान कहते हैं कि और ज़्यादा खिलाओ, और जितने फव्वारे उठ सकते उठने उठाओ। कुछ फूल खिल रहे हैं तो और भी फूल खिलने लगे, यहाँ पे ढेर सारे फूल खिले, तुम भी खिलो, औरों को भी खिलाओ। ये नहीं कि मतलब वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं, तुम सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो ये मानवीय जीवन की गरिमा के अनुकूल जीवन जीने की प्रक्रिया है और इसी का नाम संस्कृति है, इसी का नाम संस्कृति है। संस्कृति शब्द जो है वो खेती से जुड़ा हुआ है। आपके यहाँ HBTI है, कानपुर में HBTI है ना, हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट बॉटनी। मैं वहाँ बहुत पहले 1982-83 में रिसर्च के सिलसिले में संग्रह करने के लिए गया था। फिर 84-85 में भी गया था मैं, गुरुदेव ने भेजा था यहाँ से। ये हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्रूटिकल्चर, ये जितनी कल्चर हैं, इन सबके पीछे कल्चर शब्द क्यों लगा हुआ है?
रेशम की खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती और एग्रीकल्चर। हमने दलहन और विभिन्न प्रकार के गेहूँ वगैरह खेती क्यों लगाया जाता है? कल्चर शब्द क्यों लगाया जाता है? कल्चर का मतलब होता है निराई गुड़ाई करके अच्छी तरह से सारे के सारे जितने भी घास पात पर खर पतवार है उसको उखाड़ के फेंकना और अच्छी चीज़ों को स्थापित करना, अच्छे गुणों को स्थापित करना, अच्छी बढ़िया फसल आए, फलों की, फूलों की, हमारी खाद्य पदार्थों की, अनाज की। ये है फसल लगाने की प्रक्रिया। इसलिए संस्कृति की परिभाषा करने के यदि कोई मन करे आपका तो कैसे करेंगे? गुणों की खेती, सद्गुणों की खेती, सद्गुणों की अंतर जगत में खेती। सद्गुणों की जो अंतर जगत में खेती होती है तो हम अच्छे, हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण पैदा होने लगते हैं, अच्छी आदतें पैदा होने लगती हैं। अच्छी आदतें हमें अच्छा मनुष्य बनाती हैं। एज यू थिंक यू बिकम लाइक दैट। जैसे जैसे आप वैसे ही जैसा आप सोचने लगते हैं, जैसा आप करने लगते हैं, वैसे के वैसे ही आपके एक्शंस बन जाते हैं, आपकी आदतें बन जाती हैं और आपकी आदतें ही आपके संस्कृति का एक अंग बन जाते हैं, आपके व्यवहार का एक अंग बन जाते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। संस्कृति का अर्थ होता है अपने अंतर जगत में सद्गुणों को स्थापित करना, बीज लगाना, उनका बीज लगा के उनको पानी देना। खूब खरपतवार को पानी नहीं देते, पर सद्गुणों को, श्रेष्ठ गुणों को, अच्छे बीजों को, जिनको हम सोच समझ के खरीद के लाए हैं, उन बीजों को हम बोएं और बोने के बाद उनको पानी दें, खाद दें और खाद देने के बाद उनको फसल को उगता हुआ देखें। आज जो हमारे पास नई पीढ़ी है, यही यंग पीढ़ी है, कॉलेज की पीढ़ी है, बच्चों की पीढ़ी है, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा और ऊंची वाली शिक्षा, इन सब में अच्छाइयों की बीजारोपण करने की जरूरत है। इन सब में श्रेष्ठता के महामानवों के गुण सबके अंदर मौजूद हैं, उन गुणों को स्थापित करने की जरूरत है। तो वो बीज लगाने का काम आपका है। उस बीज को लगाने के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, उस बीज को लगाने के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि हमारे देश में से अंग्रेज चले गए, पर अंग्रेजों के जाने के साथ साथ अंग्रेजियत नहीं गई। अंग्रेजियत, मैं स्वयं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ करके मेडिकल कॉलेज में गया हूँ। तो मैं जब पढ़ता चला गया तो मेरे घर में माता पिता ने जो मुझे गुण दिए, या जो मुझे पढ़ाने के लिए जो मास्टर आते थे, जो मुझे एक्स्ट्रा कोचिंग देते थे, उनकी वजह से जो मेरे जीवन में सद्गुण आए। उन्होंने कहा मैं कभी अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा हिंदी में बात करूँगा। मैंने कहा ठीक है, माता पिता भी हिंदी में बात करते हैं। तो मैंने हिंदी में सारी चीज़ सीखी और इंग्लिश में सारी चीज़ पढ़ी। तो दोनों चीज़ों का अभ्यास होते 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 मेरे जीवन में दोनों चीज़ आ गई, समाविष्ट हो गई। मैं डॉक्टर बना, MBBS किया, MD किया, सब कुछ किया, यहाँ आया। यहाँ आने के बाद गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाया और उसके बाद गुरुदेव ने कहा अच्छा बेटा तुमने बहुत पढ़ लिया, तुमने शिक्षा पढ़ ली, अब तुम विद्या पढ़ो। तो मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, शिक्षा पढ़ ली और विद्या पढ़ो? मैं तो विद्यालय से आ रहा हूँ, विश्वविद्यालय से आ रहा हूँ। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से मैंने MD किया है और मैंने MD में भी गोल्ड मेडल लिया। मैं बड़े गर्व के साथ बोल रहा था गुरुदेव को। गुरुदेव ने मेरे गर्व को एक ही क्षण में चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा वो तो अंग्रेजी शिक्षा थी, वो तो खरीदी जाने वाली शिक्षा है, वो तो खरीद करके ली जाने वाली शिक्षा है, उदरपूर्णा, पेट भरने वाली। डॉक्टर बनने के लिए की थी ना तुमने, तो वो वाली शिक्षा है। ये सारे शिक्षालयों का नाम बदल करके, विद्यालयों का नाम बदल करके शिक्षालय कर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ तो शिक्षा ही है, विद्या तो है नहीं। विद्या अगर होती तो विनम्र लड़के निकलते, अहंकारी नहीं निकलते, कम से कम वो नहीं करते जिसको कहते हैं कि वाइस चांसलर का घर तोड़ रहे हैं और प्रिंसिपल साहब का घर तोड़ रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं कोई कमी हमारी रह गई कि हमारे पतन की जो कहानी चालू होती है मित्रों 1947 से चालू होती है, जब अंग्रेजियत हम पे हावी होती चली गई। IAS, पहले तो पुराने ICS बचे हुए थे, उन्होंने हम पे शासन किया, IAS ने शासन किया और उसके बाद वो IAS आज भी शासन करते चले जा रहे हैं। आप कितना भी सरकार बदल लो, कितने भी नेताओं को बदल लो, जब तक बाबू गिरी को नहीं बदलेंगे, जब तक नेताओं को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो। जब तक इन कुर्सी पे बैठने वाले IAS ऑफिसर्स को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होना। मैं इतने लेक्चर देता हूँ जगह जगह और बड़े बिल्कुल मुखर होकर के अपनी बात कहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग बदलिए। अगर आप लोग बदलेंगे तो शासन बदल जाएगा। शासन यही लोग चलाते हैं पूरा पूरा। आदेश ऊपर से आ जाए तो उसको रोकने का काम इनका, आदेश ऊपर से आ जाए तो इसको आगे बढ़ाने के
लिए जिम्मेदार भी यही हैं, अगर ये चाहें तो बढ़ा सकते हैं और कई बहुत सारी सुविधाएं शासन की जो योजना है वो दे सकते हैं। शासन को भ्रष्ट बनाने वाले भी यही, शासन को सुशासन वाली की ओर ले जाने वाले भी यही। अभी एक अच्छी स्वच्छ, अभी एक ताज़ी हवा चली है, अभी अभी तुरंत ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन आने वाला है ना। हमारे जैसे नए प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। तो मालूम नहीं मित्रों अच्छे दिन कब आएंगे, पर अच्छे दिन आने की शुरुआत तब होगी जब हमारे जीवन में विद्या का समावेश होगा। विद्या यानी विनय, विनय यानी हमारे जीवन में पात्रता का उद्भव। विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रत्वम, पात्रत्वम धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। ये श्लोक न जाने कितने सालों से हम लोग रटते चले आ रहे हैं, पर आज की पीढ़ी ने कहा इंस्टेंट पीढ़ी है, इंस्टेंट कैफ़े चाहिए, इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए, इंस्टेंट उनको सब चीज़ चाहिए, चाय भी चाहिए तो इंस्टेंट चाहिए, हर चीज़ तुरंत चाहिए, तुरंत जल्दी 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 चाहिए। तो वो इंस्टेंट के चक्कर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये श्लोक बड़ा है, इसको छोटा कर दो। विद्या ददाति धनम तथा सुखम, बस छोटा श्लोक बहुत बढ़िया है। क्यों? इसमें फालतू का लंबा चौड़ा वो संस्कृत भी नहीं है, इतनी लंबी संस्कृत भी नहीं है। विद्या ददाति धनम तथा सुखम, विद्या क्या देती है? धन देती है और सुख देती है। धन और सुख इन दो के अलावा जीवन में चाहिए क्या, बताइए? आज आदमी इन दो चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है। जब आदमी धन और सुख के पीछे पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो ऐसे रास्ते अख्तियार करेगा जिसमें एक रात में करोड़पति बन जाए तो कितना बढ़िया, ज़्यादा मेहनत न की जाए तो कितना बढ़िया। इसलिए सारे के सारे आज के जो भ्रष्टाचार और इसके जो केस सुनने को आते हैं, आज की जितनी गड़बड़ियाँ नज़र आती हैं वो इसी वजह से नज़र आती हैं। तो मित्रों, जब तक विद्या की परिभाषा फिर से पुनः स्थापित नहीं होगी, विद्या वो जो विनय दे, विनय वो जो पात्रता दे, पात्रता वो जो हमें धन दे, धन वो जो हमें धर्म दे, धर्म वो जो हमें सुख दे। सुख तब टिकता है जब शांति हो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? मन में शांति नहीं होगी तो सुख नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले शांति, शांति के लिए क्या चाहिए? संस्कृति। शांति के लिए चाहिए अध्यात्म, शांति के लिए चाहिए परमात्मा का चिंतन मनन, निधिध्यासन, जीवन में स्थापित करने का कोई तरीका हो जिससे कि हम अपने जीवन में उनको स्थापित कर सकें। मित्रों, ये जो चीज़ें थी हमारे संस्कृति का अंग थी। मैं कॉन्वेंट में पढ़ा, फिर उसके बाद जब मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र बहुत छोटी जगह हो गया, खंडवा में, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ मुझे गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। वहाँ कोई स्कूल था नहीं और दूसरा 9th 10th 11th के लिए। और उस स्कूल की प्रशंसा ये सुनी थी मैंने कि यहाँ से मेरिट में बहुत बच्चे निकलते हैं और यहाँ के प्रिंसिपल साहब जो हैं उनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मुझे वैसा ही पढ़ने को वातावरण मिला, वैसा ही। और मुझे प्रिंसिपल साहब ने बड़े बड़े अच्छे मूड में बताया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम जज साहब के लड़के हो, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें जिस मीडियम में पढ़ना हो तुम पढ़ो, तुम्हारी परीक्षा उसी मीडियम में ली जाएगी। मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की और मैंने इंग्लिश मीडियम में अपने पेपर्स को दिया और मैंने हिंदी वालों से कम्पीट करते हुए मैंने भी मेरिट में स्थान प्राप्त किया। परंतु सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ उन्होंने अपने आचरण से सिखाया। हमारे प्रिंसिपल साहब जो थे उनको 5 पुरस्कार मिल चुके थे और उसके बाद उन्होंने 6ठा पुरस्कार मेरे वहाँ से निकलने के बाद प्राप्त किया। और मैं आज तक याद करता हूँ कि अपने आचार्यों को देखकर, अपने गुरु को देखकर मैंने जो सीखा वो उनसे मुझे जो जीवन में मिला वो आज क्यों नहीं मिलता, आज वो आचार्य क्यों नहीं है, आज वो गुरु क्यों नहीं है। भगवान कृष्ण की गीता में हमेशा कोट करूँगा आपको, आपके सामने, ताकि आपको कोट गीता का अभ्यास हो जाए, गीता पढ़ने का मन में ललक भी पैदा हो जाए, जिज्ञासा भी पैदा हो जाए। यहाँ यूनिवर्सिटी में मैं गीता की भी क्लास लेता हूँ, पढ़ाता हूँ। ये भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, तद विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया। तू उनके पास जा, प्रश्न पूछ, सेवा के भाव से, कपट के भाव से नहीं। तुम अपने शिक्षक के पास जा, अपने गुरु के पास जा, प्रश्न पूछ और वो तुझे ज्ञान देंगे, तुझे ज्ञान देंगे और ज्ञान दे करके तुझे महानता के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। ये ज्ञान है, ये ज्ञान आज कहीं नहीं मिलता। मतलब पुराने ज़माने में गुरुकुलों की परंपरा थी, पुराने ज़माने में आश्रमों की, आरण्यकों की परंपरा थी। ये आश्रम, आरण्यक, गुरुकुल और तीर्थ, ये 4 जो हमारे संस्कृति के 4 आधार स्तंभ थे, ये समाप्त हो गए। आज हैं तीर्थ हैं, पर तीर्थों में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने किताब लिखी, तीर्थ क्या थे, क्या हो गए, क्या होना चाहिए। हालत ख़राब हो गई। अभी इसी महीने की शुरू में मैं केदारनाथ में हम लोगों ने निर्माण किया है
गाँव का निर्माण किया है, पूरा पुनर्निर्माण किया है, रिहेबिलिटेट किया है, उन सबको देखने गया था। एक दिन पूरा उसी में लगाया, सुबह से शाम तक। बहुत मुश्किल है गांव में, पहाड़ों में चलना, पर जितने गांव देख सके हम उतने गांव देखे। और अगले दिन हम केदारनाथ गए और केदारनाथ जाकर के, सुबह केदारनाथ जाकर के हम दोपहर तक लौट आए। फ्लाइट हेलीकॉप्टर से गए थे और जाकर के देख करके मैं और जीजी दोनों गए थे। और देख करके आने के बाद मुझे लगा कि अगर भगवान को यहाँ नहीं बरसाते तो कहाँ बरसाते। जिसको बाजार बना दिया गया, जहाँ हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति रुके हुए थे, 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ उस रात रुके हुए थे, और उसको बाजार बना दिया गया। उसको बाकायदा पूरी तरह से एक आलीशान ऐसा बना दिया गया जिसमें कि केवल भगवान का विलासिता वाला स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो फिर भगवान शंकर का रुद्र रूप किसके ऊपर प्रकट होता है? अल्टीमेटली प्रकट हुआ और वो मंदाकिनी इस रूप में निकली। अब वहाँ मित्रों कितनी भी मेहनत कर ली जाए, कितनी मेहनत कर ली जाए, उस मंदिर का ओरिजिनल स्वरूप नहीं स्थापित हो सकता। तीर्थ क्या थे, क्या हो गए, क्या होने चाहिए। तीर्थ, आरण्यक, गुरुकुल और हमारे आश्रम, ये 4 हमारे पूरी तरह से एक वो परंपरागत ढंग से चले आ रहे हमारे आधार स्तंभ हुआ करते थे। 5वां था गुरुकुल। वो गुरुकुल आज नहीं बन सकते, परंतु कम से कम अपने स्कूल को, अपने विद्यालयों को गुरुकुल बनाया जा सकता है। क्या अपने विद्यालय को गुरुकुल के रूप में विकसित किया जा सकता है? ऐसा गुरुकुल जिसमें भगवान राम निकले, भगवान कृष्ण निकले। ऐसे गुरुकुल जिसमें कि इक्वलिटी का भाव हो, समानता का भाव हो, कहीं कोई भेदभाव किसी से न हो। वशिष्ठ के पास राम भी आते हैं, राम के साथ साथ और भी जो जनजाति वर्ग के व्यक्ति वो भी पढ़ने के लिए आते हैं, सब पढ़ते हैं, सबको गले लगा कर अरुंधति सुलाती हैं। कितना सुंदर वर्णन है मित्रों रामायण में। जब वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कितना सुंदर ढंग से बताया गया, डिपिक्ट किया गया। ये जो आज जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, ये पैदा हुई हैं एक बड़ी खाई पड़ गई है बीच में। एक तरफ सेंट, दुनिया भर के सेंट, न जाने कितने सेंट्स के नाम पे कॉन्वेंट स्कूल हैं। दिल्ली में आप देख लीजिए, वहाँ से निकलते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो लेडी श्री राम कॉलेज और श्री अरविंदो कॉलेज और बड़े बड़े कॉलेज से निकल करके IAS की तैयारी करते हैं, IPS की तैयारी करते हैं और मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, मैनेजमेंट की तैयारी करते हैं, निकल जाते हैं। एक तबका ऐसा है जिसके पास वो नहीं है, अवेलेबल, उपलब्ध नहीं है, वो कहाँ से पाएगा? जिसके पास उतना रिसोर्सेज नहीं है वो कहाँ से पाएगा? हमें शिक्षा का पूरी तरह से बाजारीकरण रोक करके एक तंत्र नया बनाना पड़ेगा। मुझे वर्तमान सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति, यदि भारतीय संस्कृतिमय उन्होंने कर दिया शिक्षा को, जिसको कि गलती से हमारे दूसरे दलों के लोग भगवाकरण कहते हैं। भगवाकरण नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृतिकरण। भगवा किस चीज़ का नाम होता है? भगवा है ना, केसरिया हमारे राष्ट्रीय झंडे का एक रंग है, और उसको आप कैसे हो भगवा कहते हो कि भगवा कह के उसको नकारते हो? आप ऐसे कैसे करते हो? आप उस रंग को भी लो, हरा रंग को भी लो, सफ़ेद रंग को भी लो, और सारे रंगों को लेके चक्र को स्थापित करो, अपने चक्रों को जगाओ और अपने अंदर चक्र को, तो राष्ट्रीय झंडा अपने अंदर लहलहाने लगेगा। ये मित्रों हमारी संकीर्ण सोच, जिसकी वजह से हम लोग गड़बड़ा गए और राष्ट्रीयता जो है हमारी, वो राजनीतिकता के चक्कर में बड़ी गड़बड़ा गई। अब इसको पूरे को आमूलचूल बदलने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पूरे देश में एक प्रकार से बदलाव लाने की प्रक्रिया है। पूरे स्कूलों का चिंतन, स्कूलों का बदलाव, स्कूलों की शिक्षा का चिंतन, शिक्षण की पुस्तकों में बदलाव, हर तरह से चिंतन में बदलाव आना चाहिए। और ये बदलाव आने वाले 10 वर्षों में आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि चिंतन बदलेगा और लोगों की सोच जो है भारतीयता के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। भारतीय संस्कृति के 4 आधार हैं: वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, हमारा जो सोच है, परंपराएं हैं, ये सब। परंतु वेशभूषा अकेले से कुछ नहीं होता। अगर आप पेंट शर्ट पहन कर की भारतीय संस्कृति को फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, परंतु यदि आप धोती कुर्ते में पहन करके यज्ञ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के बारे में स्वामी जी हैं महाराज, यहीं पर रहते हैं, सत्यमितानंद गिरी महाराज। वो कहते हैं कि आचार्य जी ने जो किया सो किया, पर सबसे बड़ी क्रांति ये की कि उन्होंने लोगों को धोती कुर्ता पहन करके
भोजन करने के लिए ज़मीन पर बैठना सिखा दिया, धोती कुर्ता पहन करके यज्ञ करना सिखा दिया। और एक नहीं, भारत में नहीं, विदेश में 80 देशों में बोले, मैं देख के आया हूँ कि सब जगह लोगों ने अपनी चिंतन, अपने वेशभूषा को बदला और रहन सहन को बदला और खान पान चिंतन को बदला। वेशभूषा बहुत मतलब रखती है मित्रों, बहुत मतलब रखती है वेशभूषा। खान पान हमारा मतलब रखता है। आज हमारा खान पान गड़बड़ा गया है, रीति रिवाज हमारे जो थे पुराने ज़माने में होते थे वो सब बदल गए, उनका वैश्वीकरण हो गया। आप किसी भी त्यौहार को देख लीजिए, टीवी पे आ जाएगा सबसे पहले, 5-6 दिन पहले से आना चालू हो जाएगा और उसकी बाकायदा बिक्री हो जाएगी, बिक्री होना चालू हो जाएगी। माता पिता को ग्रीटिंग कार्ड दिए जाने लगेंगे और अल्टीमेटली उनका बाजार चल निकलेगा और हमारा जो है मूल मकसद खत्म हो जाएगा। ये जो भारतीय संस्कृति है, कि भारतीय संस्कृति गुणात्मक अभिवृद्धि करती है, भारतीय संस्कृति गुणों को अभिवृद्धि करती है। जब ये हमारे चिंतन में आ जाएगा तो हम फिर अपने सही ढंग से अपने चिंतन में सोचने लगेंगे। 2 शब्द हैं, विद्या और शिक्षा। शिक्षा और विद्या। शिक्षा यानी विज्ञान, शिक्षा यानी जो आज की शिक्षा है वो विज्ञान से पैदा हुई है और शिक्षा बनी है। और शिक्षा के बाद इसके माध्यम से हमारे जीवन में क्या आता है, सभ्यता आती है। विद्या दूसरा शब्द है मित्रों। विद्या से हमारे जीवन में संस्कृति आती है और विद्या के माध्यम से हमारे जीवन में श्रेष्ठता का, एक मानव में देवत्व का उदय होता है। ये अगर हमें समझ में आ जाए, इन दो चीज़ें समझ में आ जाए कि ये एक विज्ञान है, दूसरा ज्ञान है। विज्ञान के बिना ज्ञान नहीं चल सकता। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि भाई आप विज्ञान को साथ लेके चलो। आप अविद्या नाम दिया है उन्होंने विज्ञान को, अविद्या को साथ लेकर के चलो। अविद्या की पृष्ठभूमि पर, विज्ञान की पृष्ठभूमि पर ज्ञान को स्थापित करो। यानी हमें विज्ञान पढ़ना आना चाहिए, हमें विज्ञान की पढ़ाई भी करनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, ऊंचे से ऊंचे एटॉमिक साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, हर क्षेत्र के जितने विद्वान हो उतने विद्वानों को इकट्ठा करना चाहिए। पर इन सबको विद्यावान बनाना चाहिए, सबसे पहले इन सबको गुणवान बनाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, यही अविद्या इनसे गलत काम कराएगी, गलत काम करा करके इनको गलत दिशा में ले जाएगी। यही अविद्या इनको कुसंस्कारी बना देगी। विद्या हमें संस्कार देती है, विद्या हमें संस्कृति देती है, विद्या हमें सही अर्थों में महामानव बनाती है। इसी विद्या को घर घर पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम केवल विद्यालयों तक नहीं, अब महाविद्यालयों तक भी प्रवेश करने का सोच रहे हैं। महाविद्यालयों में भी कई ऐसे बच्चे होते हैं जो टीन्स होते हैं। मेरे यहाँ आते हैं BSc BA के बच्चे, और 4, 5, 6, 7 साल हो गए जब से मैंने इसको चालू किया, 2006 में 8 साल हो गए। 5 साल का बैच है, कंडेंस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स है, BSc BA MSc MA MSc करके 5 साल तक पढ़ के निकलते हैं। 5 साल में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। ये जो कंडेंस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स है, इस इंटीग्रेटेड कोर्स को मैं चाहता हूँ कि हर कॉलेज अपने यहाँ चालू कर दें और लोगों को ये कहे कि ये बीच में तुमको कभी भी कहीं और कुछ पढ़ना हो तो तुम जा सकते हो, कोई स्वतंत्रता है, पर तुम इस कोर्स को पढ़ो। इस कोर्स में तुम ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ो, मानवीय मूल्यों को पढ़ो, मानवीय मूल्यों के साथ साथ तुम हमारी भारतीय संस्कृति के ग्रंथों को पढ़ो। तुम्हें मना नहीं है, तुम बाइबल पढ़ना चाहो बाइबल भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ में ये भी पढ़ो। अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है, मैं चाहता हूँ मदरसों का वैज्ञानिकीकरण। बड़ा चैलेंजिंग वर्ड था। वो किसी ने बीच में पूछ लिया तो उन्होंने कहा आप चुप हो जाइए, बैठ जाइए अभी 1 मिनट, मेरे को पूरी बात क्लियर कर देनी चाहिए। मदरसों में अगर गीता पढ़ाई जाए तो क्या कोई बुरी बात है? और अगर हिंदू शास्त्र के साथ अगर कुरान पढ़ाई जाए तो कोई बुरी बात है? सब धर्मों की फुलवारी बने और आपके मदरसे अगर आधुनिकतम बनते हैं और उनमें कंप्यूटर भी आता है, मशीन्स भी आती हैं और सब कुछ आता है तो क्या बुरा है? और उनमें अगर संस्कार सिखाए जाते हैं, संस्कृति सिखाई जाती है, वैल्यूज सिखाई जाती है तो क्या बुरा है? मुझे इस प्रधानमंत्री की सोच बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ये बाकायदा महाकाल की योजना के अंतर्गत काम कर रहा व्यक्ति है जो परिवर्तन के लिए आया है और परिवर्तन करके दिखाया। बस केवल हमें साथ देते रहना, बस। और निश्चित रूप से अगर मित्रों ये हमारे IAS और ICS बीच में नहीं आए तो हम निश्चित रूप से ऐसा उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ होगा। जब परिवर्तन की आंधी आती है तो उनको कोई रोक नहीं पाया। वो इतना कुछ उन्होंने किया, इतनी लोगों ने उनके रास्ते में रोड डालने की कोशिश की, पर वो बढ़ते ही चले गए प्रधानमंत्री की सीट पे विराजमान हो गए। तो मित्रों अब मैं सोचता हूँ कि अब काम करने की बारी हमारी है। अब हमें काम करना है, क्योंकि वो आदमी वहाँ से बैठ के वो काम नहीं कर सकता, सारे काम नहीं कर सकता। वो काम हमें हमारे बच्चों को और हमारे बच्चों के माध्यम से पूरे क्षेत्र को करना है।
मुझे तो कानपुर को देख के बड़ी प्रसन्नता है। कानपुर से सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे निकले, स्कूल विद्यालय हैं। कानपुर नगर से 98,000 से अधिक छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए, बहुत बढ़िया। संस्कृति मंडल की स्थापना 50 की हो चुकी है कानपुर नगर में। शेष जिलों में 1000 संस्कृति मंडल की स्थापना का संकल्प लिया। कानपुर जिला राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की संख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर पहला तो हमारा राजस्थान का राजसमंद रहा है, शुरू से ही वो प्रथम आता रहा है। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश से 10 लाख छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित कराने का सामूहिक संकल्प आपने लिया। मित्रों, उत्तर प्रदेश को यदि बलात्कार मुक्त करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को यदि अपराध मुक्त करना चाहते हैं, तो अच्छे बच्चों को तैयार कीजिए जो खड़े होकर के संघर्ष कर सकें और लड़ सकें, वैल्यूज़ स्थापित कर सकें और ये कह सकें कि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त और अन्याय और अत्याचार से मुक्त राज्य मिले। ये हमारा मौलिक अधिकार है। उसके लिए कोई भी सरकार हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें ये मतलब है कि हमारा शासन जो है वो ऐसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब एक निर्भय, जिसको भगवान कृष्ण ने शुरू में कहा है, क्लैव्यम मा स्मगम पार्थ, क्लीवता को नहीं बरतना, निर्भय, क्लीवता को छोड़कर निर्भय होकर, जो शोभा नहीं देता उसको नहीं, जो शोभा देता है उसी आचरण को करते हुए आप अपने अंदर की कमजोरियों को, बाहर की कमजोरियों को, बाहर के शत्रुओं को भी सबको विनाश करो। तस्मै युद्धा युद्धस्व माम अनुस्मर युद्ध च। वो कहते हैं तू मेरा स्मरण कर पर युद्ध भी करता चल, साथ में युद्ध भी करता चल। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है मित्रों जो होने जा रही है अगले दिनों, युग निर्माण की क्रांति। इसमें 2014 ने शुरुआत कर दी है। 2014 एक ऐसा वर्ष है जो कि ऐतिहासिक माना जाएगा। 2014 में राष्ट्र की कुंडली नए सिरे से पूरी अध्ययन की गई ज्योतिष सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में। तो उसमें ये कहा गया कि भारत का नवोन्मेष इसके माध्यम से होने जा रहा है। भारत का एक तरह से नया उदय होने जा रहा है। और ये यही कुंडली, जन्म कुंडली जब बनाई गई थी, जब वर्ष की कुंडली बनाई गई थी 1947 की बनाई गई थी। 1947 की जो कुंडली थी वो 2014 की कुंडली एक जैसी है। तो 1947 के बाद गलत शासक आ गए, तो गलत शासक आने के बाद राष्ट्र गलत दिशा में चला गया। वो तो गायत्री परिवार था जो अपने काम करता रहा निरंतर, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के काम करता रहा। इसलिए मित्रों, आस्तिकता और भारतीयता, आध्यात्मिकता मौजूद रही और सब जगह पहुंचती रही। हम लोग अपने काम में लगे रहे निरंतर। कहीं हमने किसी और को नहीं देखा, न राजनीति को देखा, न पत्रकारों को देखा, न मीडिया को देखा, किसी को नहीं देखा। हम तो अपने काम में लगे रहे, हमारे गुरुदेव अपने काम में लगे रहे और 1990 तक अपना काम करके वो चले गए और इतना कुछ काम कर गए मित्रों। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य, उनके द्वारा लिखा गया चिंतन किया करके, मनन करके कहा गया जो अमृत वचन है उनके, वो सब के सब हमारे लिए आज एक स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। ज्ञानेन अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेनेह मुह्यन्ति जंतवा। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। जैसे हिरण्यमयम पात्रम का कहा जाता है ना, सत्य से पीता मुकाहा। ये हिरण्यमय सोने का पात्र है जो ढका हुआ है। ये अंदर, इसके अंदर सत्य भरा पड़ा है। ये ज्ञान है, ये सत्य है, यही जीवन में उतारने योग्य है। ये अज्ञान से ढका हुआ है। इस अज्ञान को हटा दीजिए, अज्ञान के आवरण को हटा दीजिए। आप देखिए ये जीन्स, ये कॉलेजेस, ये भ्रष्टाचार का पैसा, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े प्रोफेशनल कॉलेजेस, ये सारे के सारे जो अज्ञान का आचरण कर रहे हैं, ये अज्ञान का आवरण ज्ञान पे डाले हुए हैं। जैसे ही हटेगा वैसे ज्ञान निकल के आएगा बाहर, और ज्ञान निकल के आएगा तो ज्ञान का विस्फोट होगा। हमारे अब्दुल कलाम साहब जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि ज्ञान की क्रांति होने वाली है और ज्ञान की क्रांति 2020 तक आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगेगी। पूरा भारत सारे विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति में होगा और पूरे विश्व के जगतगुरु बनने की स्थिति में होगा। यह स्थिति आने की संभावना है मित्रों, क्योंकि ज्ञान का विस्फोट होने की संभावना केवल भारत में ही है। भारत में वो टैलेंट्स हैं, भारत में वो प्रतिभाशाली लोग हैं जो इस काम को करके दिखा सकते हैं। मैं खूब बधाई देता हूँ आप सभी को, और विशेष रूप से कानपुर ज़िले को, उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को, सभी को जो यहाँ आए हैं कि आप लोगों ने आकर के इस गर्मी में भी, जब लोग निकलने का नाम नहीं लेते, तब आप यहाँ पधारे। मालूम नहीं हम उतनी व्यवस्था कर पाए कि नहीं आपके लिए, पर 3 दिन तक आप यहाँ लोगों को सुनेंगे, सभी विद्वानों को सुनेंगे। आप अपनी बात भी कहेंगे, आपकी बात भी सुनी जाएगी, और आपके माध्यम से हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हम और आप मिलकर के पूरे राष्ट्र के नक्शे को बदल दें। हम और आप मिलकर के आने वाली पीढ़ी को ये कह सकें, पर पीढ़ी हमारे ये न कह सके कि
हमारे बड़े बड़े बूढ़ों ने, हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए वातावरण वैसा नहीं दिया, बल्कि गंदा वातावरण मिला। ऐसा ना हो, हम इस वातावरण को सुधारेंगे और बदलेंगे। यदि मनस्थिति बदलेगी तो परिस्थिति अवश्य बदलेगी। मनस्थिति से परिस्थिति बदलने का नाम ही अध्यात्म है। यदि आप ये इस बात को मान लेंगे कि मनस्थिति से परिस्थिति का निर्माण करने का तंत्र खड़ा होने जा रहा है, बस इसी की व्यवस्था करने का तंत्र भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है। यही बच्चों में विनम्रता लाएगी, यही बच्चों में सुसंस्कार लाएगी। खूब खूब मंगल कामना।